हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के पढ़ रहे थे, संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत में जो संसाधन है उसका उपयोग क्या है इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है, जिसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी उसका। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव से ही आ जाते हैं। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो मैं आपको आज सारा ऑब्जेक्टिव कराऊंगी। बुक के बाहर तो यानी कि आपके लेसन में तो मात्र 5 ऑब्जेक्टिव ही दिए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ इस 5 से ही नहीं आएगा, बल्कि चैप्टर के अंदर से भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आज मैं ये सारा आपको कंप्लीट करा दूंगी। जो भी ऑब्जेक्टिव्स बुक के अंदर से है वो सब मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, और जो लेसन में है वो भी। तो मैं PDF इसलिए ही नहीं दी क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक सीमित ऑब्जेक्टिव ही कर पाएंगे, और इसमें क्या है कि हम सारा कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही आपके लेसन का एक बार फिर से रिवाइज भी हो जाएगा पूरा चैप्टर का। तो चलिए देखिए, आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संसाधन है। तो संसाधन के बारे में हम जानते हैं कि जो भी चीज़ों का उपयोग हम अपने निजी जीवन में करते हैं वो क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। अब देखिए, संसाधन से एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आया है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऐसा किसने कहा? देखिए, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, ऐसा किसने कहा है? तो बताइएगा आप लोग भी कि ऐसा किसने कहा है। तो ये कहा गया है जिम्मरमैन के द्वारा। जिम्मरमैन के द्वारा, भूगोलविद थे ये, इनके द्वारा कहा गया कि संसाधन जो होते हैं वो होते हैं, संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम लकड़ी ले तो मेज जो है हमारा, कुर्सी जो है वो लकड़ी से बनाया गया, यानी वो खुद ब खुद कुर्सी निकल कर नहीं आया था, बल्कि उसे हम लकड़ी की सहायता से बनाया। तो इसीलिए कहा गया संसाधन होते नहीं बनते। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आपने संसाधन के प्रकार में पढ़ा था, जैव, अजैव, संभाव्य, विकसित, सामुदायिक, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो इसमें जो कोयला आता है वो किस प्रकार का संसाधन है, कोयला का प्रकार जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय, अगर आपको डिफिनेशन याद होगा तो आपने अनवीकरणीय में पढ़ा था कि वैसे संसाधन जो कि एक बार खपत हो जाने के बाद इसे दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला किस प्रकार का? अनवीकरणीय। इसी प्रकार पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन में आता है। अब देखिए, अगर बात करें कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, आप चाहें तो नोट भी करते जाए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो 102 बार वीडियो को ही रिवाइज करके आप देखते रहें। तो देखिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो आप बताइएगा कि सौर ऊर्जा जो होता है, आज सूरज निकलता है तो आज हमें उससे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। फिर रात में सूरज डूब जाता है, हम सारे ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, यानी हमारा जो बैटरी चार्ज हुआ था वो सौर ऊर्जा से वो खत्म हो गया। लेकिन फिर कल क्या होगा कि अगर बादल वाला दिन नहीं रहा तो कल फिर सूरज निकलेगा और फिर हम उसे चार्ज कर लेंगे। फिर परसों सूरज निकलेगा। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो सूरज निकलने की प्रक्रिया है, हमें सौर प्रकाश मिलने की प्रक्रिया, ये हर रोज होती जा रही, यानी रोज इस ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। इसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा। मैं चैप्टर में इसे पूरी अच्छी तरीके से आपको समझा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय ऊर्जा। इसी प्रकार अगर पूछा जाएगा कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ये भी नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि हवा हर रोज चलती है। इसके अलावा अगर ज्वारीय ऊर्जा का बात की जाए, ज्वार भाटा, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ज्वार भाटा जो है, तो ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन ज्वार भाटा भी दिन में 2 बार आते हैं, इसीलिए ये भी नवीकरणीय संसाधन है। फिर देखिए, जल ऊर्जा भी इसी में आ गया। फिर देखिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी कि पूछा जाता है कि किसी भी देश में कितने किलोमीटर तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कितने 100 किलोमीटर तक होता है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। 200, कहीं कहीं आपको nm मिलेगा, यानी कि नैनोमीटर। बड़ी बड़ी दूरी के लिए नैनोमीटर आपको कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं किलोमीटर भी मिलेगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो कितना दूर तक अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? तो 200 nm या 200 किलोमीटर तक। फिर देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं? आपके लेसन में ये क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। तो मैं आपको बताई थी, डाकू का क्या मतलब होता है कि इसको जितना ज़रूरत होता है ये उससे भी ज़्यादा ले लेता है। किसी भी घर में घुसता है तो कितना डकैती करता है, सारा का सारा। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ये जो संसाधन है, इस संसाधन का क्या करना? तो अनियमित दोहन, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में दोहन कर लेना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो अनियमित दोहन।
अनियमित दोहन होता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा कितनी दूर तक होती है, यानी कि कोई भी ऐसा देश है, कोई भी देश है जिससे कि सटा हुआ समुद्र है, जैसे भारत को ही ले लें तो भारत के निचले हिस्सा में भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, तो ये जो समुद्र है इसमें कितने किलोमीटर तक भारत की संपत्ति होगी, तो इसमें आपका ऑप्शन मिलेगा, उसमें ऑप्शन मिलेगा 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर, तो इसमें कितना तक आएगा, तो 19.2 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, 19.2 किलोमीटर। फिर देखिए आप पूछा जा रहा है संसाधन के प्रकार के बारे में, तो संसाधन के प्रकार में आपने पढ़ा कि संसाधन के अलग अलग गुण के आधार पे इसे अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। जैसे अगर बात करें कि संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने, ये सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने हैं तो आने हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन, तो जैव और अजैव संसाधन, जैव और अजैव संसाधन इन दोनों को 2 भागों में बांटा गया। फिर देखिए आपके एग्जाम में आएगा कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो उपयोगिता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय, नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। देखिए इसे पुनः पूर्ति योग्य भी पूछा जाएगा, जैसे कि आपके एग्जाम में यानी कि आपके लेसन में क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो उसमें ऑप्शन नवीकरणीय ना देकर पुनः पूर्ति योग्य दिया हुआ है, तो उसका भी मतलब वही होता है कि जिसका पुनः निर्माण किया जा सके, तो पुनः पूर्ति योग्य। तो ये सब आपको गलत नहीं करना, ये सब ध्यान में रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, तो स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है 4 प्रकार में। ये 4 प्रकार में कौन कौन सा, तो निज यानी कि सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय। याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन के रूप में। फिर देखिए क्योटो सम्मेलन की बात आए तो सम्मेलन को हम एक साथ करेंगे, यहाँ स्पेस नहीं था उधर लिखा। अब देखिए विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो विकास के आधार पर भी संसाधन को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति और उपयोगिता के आधार पर 2-2, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पे 4-4 भागों में। इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो संभाव्य, विकसित, संचित कोश, ये सारे इसमें संसाधन आएंगे। फिर देखिए गुजरात में सौर उपक्रम, गुजरात में आपको पता है कि सौर उपक्रम जो लगाया जा रहा है तो वो किस क्षेत्र में लगाया जा रहा है, गुजरात के किस क्षेत्र में, तो इसे ध्यान में रखिएगा, गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है। सौर ऊर्जा के लिए सौर उपक्रम गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है। फिर देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था संसाधन को लेकर। महात्मा गांधी का कौन सा कथन था संसाधन के बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, यानी सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है पर पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि इनका कहना था कि जितना हमें ज़रूरत है अगर हम उतने ही संसाधन का उपयोग करें तो ये संसाधन हमारे लिए काफ़ी होंगे, ये संसाधन क्या होंगे, हमारे लिए काफ़ी होंगे। लेकिन यदि हम पेटी भरने का काम करें यानी ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने का काम करें तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये कथन किसका था, तो महात्मा गांधी का था। अब देखिए इसमें चिपको आंदोलन का यूज किया गया कि चिपको आंदोलन के जो क्योंकि ये सब जो एक तरह का सामाजिक आंदोलन था जो हमारे संसाधन को बचाने के लिए, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो वृक्ष बचाओ से, यानी कि इसमें वृक्ष काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि चिपको आंदोलन के प्रणेता किन्हें माना जाता है या फिर चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी, तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा जो थे ये चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। फिर देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो चिपको आंदोलन कब हुआ, तो 1973 या कहीं कहीं आपको 72 भी मिलेगा, तो 1973 ईस्वी में हुआ चिपको आंदोलन। कहाँ से शुरू हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से, कहाँ से, उत्तराखंड में जो गढ़वाल है, गढ़वाल जिला, वहाँ से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। उस टाइम उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, हम पॉलिटी में से आगे पढ़ेंगे, बाद में ये टूटकर उत्तराखंड बन गया, पहले क्या था, तो यूपी का इलाका। तो आपके एग्जाम में रहेगा उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से, या कहीं कहीं अगर आपको उत्तर प्रदेश मिल गया तो आप उत्तर प्रदेश पे टिक कर सकते हैं। फिर देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक तरह से नदी बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता किन्हें माना जाता है, तो ये कौन थे, तो ये थी मेघा पाटेकर, ये थी मेघा पाटेकर, जनजाति से रिलेटेड आंदोलन है।
तो इसमें क्या था कि जो हमारा नर्मदा नदी है, गुजरात में जो हमारा नर्मदा नदी है, उस पर सरदार सरोवर बांध बनाए जाने की बात कही गई थी। इससे क्या हो रहा था कि 3 क्षेत्रों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जो लोग थे उसे नुकसान पहुंचने की बात थी कि अगर ये बांध टूट जाए तो क्या होगा, तो वहाँ बाढ़ की स्थिति आ जाएगी और बहुत ही जनधन की क्षति होगी। तो इसीलिए मेघा पाटेकर ने इसकी ऊंचाई कम करने की बात कही थी। तो आपसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो मेघा पाटेकर का संबंध है इससे। फिर है देखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। ये एक प्रकार का पुस्तक है जिसमें कि संसाधन से लेकर पर्यावरण से लेकर इसमें कुछ बातें रखी गई हैं, महात्मा गांधी के विचार हैं। तो इसके लेखक की अगर बात करें, पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है सुमशेर। आप इन्हें नाम याद रखिएगा, सुमशेर इनका नाम है, इसके लेखक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो आपको पता है कि पर्यावरण के संरक्षण को लेकर सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में। ये क्या, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम में ही ये सम्मेलन हुआ और इसी के बाद पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हो गया 1974 से। फिर देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। उसके बाद देखिए 3-4 सम्मेलन है इसमें कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब मनाया गया, मैं थ्योरी में सब बता चुकी थी, आप ऑब्जेक्टिव में भी सारे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये बनाया गया था कब, तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में पड़ता है, ब्राज़ील, यहीं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन और आएगा कि इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें टोटल 178 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 178 देशों के प्रतिनिधियों ने। अब देखिए द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की अगर बात करें कि द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1997 में। ये 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि +5 सम्मेलन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन को, क्योंकि ये प्रथम शिखर सम्मेलन के 5 वर्ष बाद हुआ था। मैं यहाँ लिख देती हूँ +5 सम्मेलन। +5 सम्मेलन किसे कहा गया, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन को। फिर देखिए तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ है 2002 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, तो जोहान्सबर्ग में हुआ है। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 2002 ईस्वी में। 4 दिसंबर तक ये सम्मेलन चला था। उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाती है। मॉन्ट्रियल संबंध, ये जो सम्मेलन है इसका संबंध किससे था, तो था ये जलवायु के संबंधित था, यानी कि आप कह लीजिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग था उससे रिलेटेड था। तो ये कब हुआ, ये देखिए मॉन्ट्रियल सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन, इस दोनों का संबंध एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाए तो ये 1987 में हुआ था, और जब क्योटो सम्मेलन की बात की जाए तो ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दिसंबर 1997 में। देखिए ये हुआ था मॉन्ट्रियल 1987 और क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997, यानी 10 वर्ष के गैप में। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितना ऑब्जेक्टिव आपके इस चैप्टर से निकल के आ सकता था वो मैं सारा आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आप अगर इसे कर लेंगे तो फिर इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव छूटने के तो कोई भी चांसेस नहीं है। तो आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी इसके भी होंगे वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।